Assalamualaikum. The topic we will be studying today is law. We'll study its definitions, the concept of law, and what is the three schools of law in political science, or what is that is called the positive law. So first is what the question is, what is law? The term law is used in different senses in various sciences. मतलब physical और social sciences में हम मुख्तलिफ terms में use करते हैं. तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इट मीन्स के यूनिफॉर्मिटी और फिक्सनेस ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ थिंग और फिनोमेना के मतलब अगर कोई चीज़ एक ही तरह से बार बार मतलब एक्ट करती है तो वो नेचर में तो हम ये कहते हैं कि ये इसका गवर्निंग प्रिंसिपल है या यही इसका लॉ है. It is derived from Germanic word lag, which means something fixed or unchanged. कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मतलब चेंज नहीं होती और उसी पैटर्न को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं कि वो लॉ है. डिफरेंटली अंडरस्टूड इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में और कॉन्सेप्ट है लॉ का, फिजिकल साइंसेज में और है. फिजिकल साइंसेज में क्या है? फिजिकल साइंसेज में वही है जो हम साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि the principle of uniformity in the behavior or movement of things और a principle of a phenomena of nature. हम हमें पता है कि प्रैक्टिकल्स करते हैं और उसमें जब एक कोई फिनोमेना एक ही तरीके से वो बार बार रिजल्ट देता है तो हम कहते हैं कि ये लॉ है. तो इसी तरह फिजिक्स में केमिस्ट्री में होता है, लेकिन सोशल साइंसेज में यहाँ पे आके भी दो डिफरेंसेस आते हैं. एक तो वो वही लॉ उसी सेंस में फिजिकल सेंस में लेते हैं सोशल साइंसेज में कि एज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रेंटिस और बिहेवियर इन सोशल प्रोसेसेस. एग्जाम्पल है द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स के जो सोशल साइंसेज की ब्रांच में पता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो एक बैलेंस होता है वो क्रिएट होना चाहिए. अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो शॉर्टेज हो जाती है. अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो सरप्लस हो जाता है. तो उसको बैलेंस को क्रिएट करना, तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं उसमें हम ये कहते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं वहाँ पे भी फिजिकल प्रिंसिपल जो है लॉ का वो इसी तरह से अप्लाई होता है जैसे कि फिजिकल साइंसेज में होता है. लेकिन सेकेंडली क्या है कि सोशल साइंसेज में a man's behavior is motivated by will, desire, or even by the caprice and whim. But society cannot exist without some uniformity of behavior and conduct. कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ लॉ का सोशल साइंसेज में वो ये है कि इंसान की जो इंसान अपनी विल के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी बाज़ात जिसे कहते हैं अपनी मर्जी से और बाज़ात मजबूरी से काम करता है और सोसाइटी में लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी में होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके कंडक्ट मिलते जुलते होते हैं और वहीं से जो है वो लॉ एक तरह से डिराइव कर रहे होते हैं. Okay. Hence, it becomes necessary that human actions and movements should be regulated by a body of rules to guide them uniformly. तो क्योंकि हर इंसान की अलग बातों का ख्वाहिशात और वगैरह सब अलग भी हो सकती हैं, बातों का सेम हो सकती हैं, तो हमें किसी न किसी ऐसे सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है जिससे हम सब लोगों के दरमियान जो है मतलब एक बैलेंस क्रिएट कर सकें. तो उसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मोरल सेंस ऑफ इंडिविजुअल के इंसान खुद सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है. हमारा कॉन्शियस हमें बता रहा होता है जिसे हम ज़मीर बोलते हैं. हमारे सोसाइटी के कस्टम्स होते हैं, पब्लिक ओपिनियंस होते हैं जो हमें ये जितलाते हैं, ये बता रहे होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. लेकिन कुछ ऐसे भी मौके होते हैं कि जहाँ पे आके बाज़ औक़ात पावरफुल हो जाता है इंसान, कोई उसके पास वेल्थ होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो जो नॉर्मली गुड और बैड की डिस्टिंक्शन डेवलप की हुई होती है सोसाइटी में वो उसको कंफर्म नहीं करता, वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता उन कस्टम्स को. तो वहाँ पे फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक सोसाइटी है कि वो एक स्टेट बनाए. क्योंकि जब वो स्टेट बन जाती है तो स्टेट को कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं कि स्टेट की जो हमने पढ़ लिए फीचर्स उसकी विल थोड़ी सुप्रीम होती है, तो वो एक्सरसाइज करवा सकती है उन लॉज को जो सबने मिल के बनाए होते हैं. In political science, jurisprudence and other sciences, we are concerned with the political law और positive law. वैसे law की बहुत सारी forms हैं, लेकिन जब हम political science और jurisprudence के हवाले से पढ़ते हैं तो वहाँ पे law को हम political law, positive law या खाली आमतौर पे law भी कह देते हैं. The purpose of these laws जो कि यहाँ पे हम political science से स्टडी कर रहे हैं इज टू एम्बॉडी द विल ऑफ स्टेट. वो क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो स्टेट की विल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं.
स्टेट की विल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट क्रिएट द कंडीशंस ऑफ लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोसाइटी। स्टेट की विल जो है वो ज़रूरी है कि आपस में जो लोग हैं उनके दरमियान यूनिटी रहे, उन सबको किसी हद तक आज़ादी हो और सोसाइटी जो है उसमें अनार्की ना क्रिएट हो, बल्कि किसी हद तक ऑर्गेनाइजेशन रहे। State declare or frame these laws and enforce them, also punishes those who disobey by coercive power। कि स्टेट जो होती है उसका काम होता है कि वो उन्हीं लॉज को, वो जो बेसिकली कस्टम्स की सूरत में, मोरल्स की सूरत में, गुड और बैड की सेंस की सूरत में प्रिवेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, और जो स्टेट के और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में है और जिसमें कॉमन गुड का एक आंसर आ रहा होता है, उनको वो डिक्लेयर करती है, उनको बनाती है, इन फॉर्म ऑफ लॉ लेकर आती है, उनको इन्फोर्स करती है। और जो कोई भी उसके साथ कंफर्म नहीं करता या उसे डिसोबे करता है, उसके लिए जो पनिशमेंट का एक क्राइटेरिया होता है वो भी सेट करती है। अब हम कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे कि क्या वो किस तरह से लॉ को डिफाइन करते हैं। अरिस्टोटल डिफाइन लॉ एज whatsoever the ruling party of state shall enact के मतलब आजकल के ज़माने में तो हमारे लिए होता है ना कि एक स्टेट के लॉज हो जाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि जिसकी गवर्नमेंट होती थी, जो बादशाह है या जो कोई भी रूलर है, जो वो हुक्म दे रहा है या जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी मेजॉरिटी है, उसका जो रूल है वो लॉ है। ऑस्टिन की फिर डेफिनेशन आती है, वो वही पॉजिटिव लॉ है और उसमें वही कॉन्सेप्ट आता है जो हम सॉवरेनिटी में, लीगल सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव में देख चुके हैं कि पॉजिटिव लॉ consists of command as a set of rules of conduct by sovereign to the member or members of an independent political society। और जिसको हम वही बात जो है रिपीट अगर करके कहें कि लॉ इज अ कमांड इशूड बाय अ सुपीरियर टू एन इन्फीरियर, कि जहाँ पे कोई सॉवरेन जो है वो लॉज जो है वो कमांड दे रहा होगा और बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ कंफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऑस्टिन की वही डेफिनेशन है। फिर प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक लॉ की डेफिनेशन दी और उनका ये कहना था कि लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ established thought and habits which has gained distinct and formal recognition in shape of uniform rules backed by the authority and power of government। यहाँ पे उन्होंने पावर ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी की बात की कि लॉ जो है एस्टेब्लिश थॉट कहीं ना कहीं पर, हैबिट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शेप आ चुके होते हैं हमारी सोसाइटी में। इट हैज गेन डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल रिकग्निशन इन शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स। कि जब आप सोसाइटी के डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वो उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं और उनको मान लेते हैं, उनको फॉर्मल रिकग्निशन भी दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉज। और वो मतलब अपनी जो इंडिविजुअल इम्तियाजी हैसियत हासिल कर चुके होते हैं, तो वहाँ पे आके एक अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी और उसकी पावर है, उसके थ्रू जब उनको आप फॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो एक लॉ बन जाता है। यहाँ पे लेकिन पावर ऑफ गवर्नमेंट पे उन्होंने एम्फसाइज किया है। हॉलैंड एज एन इंग्लिश ज्यूरिस्ट, एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट, उन्होंने डिफाइन किया लॉ को कि लॉ इज जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन enforced by a sovereign political authority। अब यहाँ पे जर्नल रूल है जो कि जर्नल रूल के सबके लिए है, यूनिफॉर्म है। एक्सटर्नल एक्शन जो कि आपके एक्सटर्नल एक्शंस को जो है वो रेगुलेट करेगा, आपकी सोसाइटी में मतलब क्या सही समझा जाता है, क्या गलत समझा जाता है, उसको बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। यहाँ पे सॉवरेन का होना जरूरी है, अब वो चाहे इन फॉर्म ऑफ, वैसे यहाँ पे मेंशन ये था कि एज अ ह्यूमन सॉवरेन, लेकिन अगर हम कुछ जर्नल टर्म्स में देखें तो सॉवरेन की हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉवरेन कौन हो सकता है। सॉवरेन स्टेट जो स्टेट का होना चाहिए, स्टेट को नहीं होना चाहिए, या ह्यूमन सॉवरेन होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया। तो लेकिन यहाँ पे भी सॉवरेन के जो है एक कंडीशन वो उन्होंने रखी है। जेसी कार्टर अपनी बुक में कहते हैं कि लॉज ऑलवेज हैज बीन एंड स्टिल इज एंड विल फॉर एवर कंटिन्यू टू बी अ कस्टम। कि लॉ जो है वो हमेशा से एक कस्टम की फॉर्म में रहा है, अभी भी मौजूद है और रहेगा। कि उनके नज़दीक जो एक लॉ होता है वो एक कस्टम की तरह होता है कि जिसको आप अबाइड करते हैं। अब उसमें हम आगे चल के जब इसके 3 स्कूल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन किस तरह से लॉ को इन्फोर्स कर रहा होता है और कौन कितना मान रहा होता है। Salman and other jurists say that law is the body of principle recognized and applied by state in administration of justice। यहाँ पे उन्होंने जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करना वो बहुत जरूरी है, कि कोई भी जो है वो अपने कोई भी महरूम ना रहे और कोई भी अपने हकूक जो है वो उससे ज्यादती ना उसको हासिल करे।
वी मे डिफाइन लॉ सिंपली दस कि लॉ इज द जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, के आम जो भी जनरल रूल है ह्यूमन कंडक्ट का, जिसके मुताबिक ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट होना चाहिए, टेकिंग कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एक्ट की बात हो रही है, रिकग्नाइज और फ्रेम्ड बाय स्टेट। यहाँ पे कोई ना कोई सॉवरन अथॉरिटी ऐसी है, इन फॉर्म ऑफ स्टेट भी हो सकती है, जो कि रिकग्नाइज भी करेगी और उनको फ्रेम भी करेगी और उनको इन्फोर्स भी करेगी अपनी कोर्सिव पावर के थ्रू। ठीक। ओके। द एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ यहाँ पे हमने याद रखें कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल लॉ, पॉजिटिव लॉ या सिंपल लॉ की टर्म, ये तीनों टर्म्स जो है इनका एक ही मीनिंग आएगा। तो जब हम एनालिसिस करते हैं इन डेफिनेशंस का और हम एनालिसिस करते हैं कि लॉ क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि पॉजिटिव लॉ लॉ के हैं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिवर्सलिटी, इटर्नलनेस, कंटेंट, फॉर्मुलेशन, इन्फोर्समेंट और सैंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। यूनिफॉर्मिटी, लॉ इज अ जर्नल और यूनिफॉर्म रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। एक जर्नल रूल और यूनिफॉर्म रूल है ह्यूमन कंडक्ट का, जो कि हम कहेंगे कि सबको इसको इसके साथ अबाइड करना चाहिए। इट रिक्वायर्स दैट एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कि हम ये लॉ जो होता है वो बता रहा होता है लोगों को, हर इंडिविजुअल को बता रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। It means that whatever the circumstances or situations, the individual will always perform a particular act as defined by the law or refrain from doing it as it is prohibited by it। कि जिस तरह से लॉ ने उसे अलाउ किया है या जिस तरह से लॉ ने उससे रोका है, जो इंडिविजुअल है वो उसके मुताबिक चलेगा। दस वन लाइन स्टेटमेंट जो देते हैं कि लॉ इज जो है वो स्टेटमेंट है ऑफ डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको जो भी मतलब डिफाइन कर रहा है वो लॉ है। यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी का ये कि सबके लिए मतलब है वो, कोई भी अबव लॉ नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी रेंज से बाहर है। लॉ इज अप्लाइड टू द होल सिविक कम्युनिटी, सबके लिए है। इट इज meant for all the individuals who live in the state. Law is universal because no person or group of persons can claim exemption from its obedience. Law knows no exception. It covers all person associations equally. It is one of the important principles of law known as principle of equality before law। यूनिवर्सलिटी ये है कि कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप जो है वो उस लॉ के जो दायरा है उससे बाहर नहीं है, कोई अबव लॉ नहीं है, सब जो है उसके अंडर आते हैं और सबके लिए जरूरी है कि वो उसकी ओबीडियंस करें। एक्सटर्नैलिटी, positive law or law of the state deals only with the external acts and not with the inner thought and intentions of an individual as moral rules do। हम पहले भी पढ़ा कि एक स्टेट की या किसी भी जो सॉवरन होते हैं उसकी कुछ पावर की एक लिमिट होती है कि आप मतलब किसी की इंटरनल थॉट्स को, किसी के माइंड को नहीं आप गवर्न कर सकते। आप सिर्फ उनके एक्सटर्नल एक्ट्स को रेगुलेट कर सकते हैं कि वो जो है उनके किसी एक्ट से जो है वो सोसाइटी में खराबी पैदा ना हो। तो जो एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव लॉ का एक फीचर है यहाँ पे भी। इट इज बिकॉज द स्टेट इज अनएबल to go into the motives and intentions of the individual. It cannot enforce thought. It cannot compel people to think honestly and truthfully. The court also cannot take notice of motives and intentions of the person। कि कोई भी लॉ या कोई भी कोर्ट जो है वो किसी शख्स की इंटेंशन पे या उसके मॉरल्स पे उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। मतलब जो काम वो कर रहा है, जो नजर आ रहा है, उस पर तो आप एक्शन ले सकते हैं, जो एविडेंस आपको प्रोवाइड हो रही है, लेकिन किसी के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था इसको हम नहीं इवेल्युएट कर सकते। Because, as medieval law says, the devil himself does not know what is in their mind। कि अगर जो medieval एक थॉट था कि बाजू का कि शैतान को शायद खुद भी नहीं पता होता कि उसके जहन में क्या चल रहा है। These are the reasons why law takes कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट। यही वजह है कि लॉ जो है वो सिर्फ एक्शन जो है वो उन चीज़ों पर लेता है जो कि मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, जो कि एविडेंट हो रहे होते हैं, उन चीज़ों पर नहीं ले रहा होता जिनके मुतालिक हम गेस नहीं कर सकते कि ये क्या सही था क्या गलत था। इसमें भी हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जब आप अगर थोड़ा सा हमें पता हो तो उसमें होता है जो खास तौर पे थोड़े से मेंटली
लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, स्पेशल नीड्स के साथ लोग होते हैं, उनके लिए जो लॉज होते हैं वो थोड़े मतलब जिसे कहते हैं नर्म होते हैं। कि अगर आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट की उसमें देखते हैं तो वहाँ पे भी जो दीवाने होते हैं या जो मेंटली स्टेबल लोग नहीं होते, उनको थोड़ा सा लॉ जो है वो उनकी हालत की वजह से उनके साथ लीनियंसी शो करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है लॉ का कंटेंट। मोस्ट ऑफ द लॉज आर द स्टेटमेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ज्यादातर जो लॉज होते हैं उसमें किसी के हकूक या उनके फराइज बताए जा रहे होते हैं। दिस इज द रियल पर्सन इन कंटेंट। की सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्पस है और कंटेंट है लॉ का, वो यही है कि आप फराइज और हकूक की जो है एक उनके दरमियान लाइन क्रिएट करें। They define the necessary relation between two or more individual or groups of individuals, between the individual, state or public body. These relations impose a duty or an obligation on other individuals. Or individuals on other side, it confers right on some individual or individuals on the other. कि वही बात कि जब जो लॉ है वो उसमें हकूक और फ़राइज़ जो हैं वो डिवीज़न हुई हुई होती है उनकी। कुछ लोगों के जो हकूक होते हैं वो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं, और इसी तरह जो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं वो उनके हकूक होते हैं, और ये इसी तरह वाइस वर्सा चलता रहता है। There are, however, certain laws which do not describe rights and duties. कुछ ऐसे भी laws हैं लेकिन कि जिनमें directly rights and duties की बात नहीं हो रही होती, उनका content और होता है। They may better be called the acts rather than laws. उनको हम acts कह सकते हैं, laws अगर ना भी कहें। For instance, a law to build a particular hydel dam such as the Bela Dam is not a law. कि अगर कोई जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी के वो जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो वो सारे उनको हम अगर एक्ट भी कहें तो वो भी ठीक है, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, कंटेंट होता है कि आपने इनके मुताबिक काम करना है। तो a university or military unit is not a law in a real sense but an act of state, कि स्टेट की तरफ से एक डायरेक्टिव दिया गया है जिसको जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उन्होंने ऑब्जर्व करना है। Such laws do not grant rights to any person or strictly speaking are not laws. लेकिन उसमें भी बाज़ औक़ात कुछ राइट्स ग्रांट किए जा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ड्यूटीज असाइन की जा रही होती है, लेकिन वो जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है राइट्स और ड्यूटीज की, खास तौर पे जो ओवरलैप कर रही होती है कि एक के राइट्स दूसरे के जो है ड्यूटीज हैं और दूसरे की ड्यूटीज एक के राइट्स हैं, तो वो इस तरह से डायरेक्टली नहीं होता। फॉर्मुलेशन लॉ का एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। द लॉ मस्ट नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज सच व्हेन फ्रेम्ड बाय द स्टेट, दैट इज बाय अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कि जो कोई लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, कोई कानूनी कोई इदारा होता है, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मिल के बैठते हैं, जो एक बॉडी बनाते हैं और वो फिर लॉ जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। अनलेस अ कस्टम और अ मोरल रूल और एनी सोशल रिलेशन and interest is not formulated or legislated upon by a state, it will not become a law, nor it will be enforced by the courts. हमें custom is not binding on the citizens। कि जरूरी है कि कोई एक बॉडी हो जो कि बैठे, जो उस पर बहस करे, जो उसके जिसके अच्छे पहलुओं के और उसके उसके सूरत में होने वाली कुछ क्योंकि बाद में ऐसे होता है कि लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो जो लेजिस्लेशन होती है वो बैठती है और वो ये देखती है कि क्या इस लॉ को इतना सख्त होना चाहिए, क्या हमारे लोग इसके साथ अबाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें इसके अंदर कोई मतलब जिसे कहते हैं निकालने पड़ेंगे रास्ते कि लोगों के लिए ये एक्सेप्टेबल हो। तो अगर कोई ऐसे ही पास कर दिया जाए लॉ विदाउट डिबेट, विदाउट टेकिंग अकाउंट टू पीपल एंड ट्रस्ट, तो वो जो है वो ना स्टेट इन्फोर्स करती है, ना उसको इन्फोर्स किया जा सकता, और लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल भी नहीं हो सकता। और किसी कस्टम पे जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आप उनके ट्रायल्स नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब स्टेट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई ट्रायल्स होने होते हैं तो उसके लिए लॉज होना जरूरी है। सैंक्शंस एक और एलिमेंट है, एक और करेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव लॉ का। लॉ इज ऑन फोर्स बाय स्टेट इफ नीड बी, बाय इट्स कोercive पावर और बाय इट्स पावर टू रिवॉर्ड। तो बाजू का ऐसे होता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेट कहती है कि अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो हम आपको पनिश करेंगे, और अगर आप अबाइड करेंगे तो उस पर कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा। It punishes those who violated by fine, confiscation of property,
imprisonment and in a last resort by execution और exile कि अगर लोग वायलेट करें लॉ को तो बाद जनाब उनको फाइन उनको जुर्माना किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को कंफिस्टिकेट कर लिया जाता है इम्प्रिजनमेंट उनको जेल में डाल देते हैं या बाद अगर बहुत ही स्क्वेयर किस्म का क्राइम होता है तो या तो उन्हें जिलावतन कर देते हैं या उनको फांसी दे दी जाती है this force or threat of punishment of giving of reward by state is called its sanction कि ये जो पावर है स्टेट के पास कि वो किसी को रिवॉर्ड दे सकती है किसी को पनिशमेंट दे सकती है वो स्टेट की सैंक्शन कहती है उसे स्टेट की सैंक्शन कहते हैं other kind of laws such as moral rules, social conventions, customs are not supported or sanctioned by the coercive authority of state. Thus, alone life in a society can be made comfortable and predictable by for the well-being and happiness of its people. If through this law ही हम जो है वो लोगों की जिंदगी को बेरेबल बना सकते हैं और सबके लिए आसान बना सकते हैं. So next is के लॉ के जो 3 स्कूल्स हैं वो क्या हैं. अच्छा जी अब 3 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं कि 3 तरीकों से लॉ को किया जाता है. आसान सी चीज़ है इसको फटाफट खत्म करेंगे. Since the days of John Austin, controversies raised upon the questions concerning the law. Nature of law क्या होगी और इसके sources क्या होंगे. मतलब nature of law कि law कैसा होगा और sources के उसे हम derive कहाँ से करना है. Generally speaking, there are 3 views regarding the nature and origin of law. जिनमें से पहला जो है वो एनालिटिकल स्कूल है जो एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी इन कंपल्सन ऑफ फॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी. सेकंड जो है हिस्टोरिकल स्कूल है विच emphasizes on the development of habit and custom. Third is those of sociological school which emphasizes on the need and condition of society and its individual which needs to be protected by its necessary rules. तो अब इसकी डिटेल्स हम आगे बढ़ते हैं. पहला हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल. ये वही है सारा जो कि हम लीगल सॉवरेनिटी में पढ़ चुके हैं. So it also its origin from John Austin, who was the leading exponent in the 19th century. It is also called positive school because it considers law as it is and not as it ought to be. ये हम पहले देख चुके हैं. As it was the first modern school of law, it is also called classical, orthodox, or conventional school. Analytical or positivist theory of law is based on 2 principles. उसके 2 principles हैं. First is it regards the source of law as the command of sovereign. जैसे सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में लीगल सॉवरेनिटी में हमने पढ़ा था कि कोई सॉवरन होगा जो कि कमांड देगा और कुछ लोग होंगे जो कि उसको अबाइड करेंगे जो उसको ओबे करेंगे. दैट डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर के कोई ह्यूमन सुपीरियर होगा बाकी ग्रुप की निस्बत. As Austin has said. In other words, law is made only by sovereign authority of state. Legislation is its only source. Secondly, force is the essence of law. कि force होगी, coercive power होगी. What cannot or is not enforced or sanctioned by a coercive power of state is not law. Law compels obedience. Law compel करता है लोगों को कि वो उसको उसकी जो है उसको obey करें. If it cannot, it is not law. As Holland puts it, the most obvious characteristic of law is that it is coercive. कि उसके अंदर मतलब force होनी चाहिए कि लोग लोगों को मानना पड़े उसे या कोई मनवाने वाला हो. The theory of law was this theory of law was attacked by main हमें पता है यही क्रिटिक थे वहीं पे जो पिछले टॉपिक में भी क्रिटिक थे वो मैन ही थे. Another historical jurist of 19th century and is today is also criticized today by pluralist and social jurists. अब क्या एतराज़ात हैं. इट इज़ डिक्लेयर टू बी टू रिजिड कि जनाब ये बहुत रिजिड है एब्स्ट्रैक्ट है और अनप्रोग्रेसिव है. कि उनका ये कहना है इन लोगों का जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको बहुत मतलब डिफाइंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्टनेस नहीं होनी चाहिए और उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ आप उसमें चेंजेस ला सकें. इट डज नॉट टेक into view of historical condition and growth of law and sociological needs and interests. वही एतराज़ात हैं जो लीगल सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में थे. In spite of these shortcomings, इन shortcomings के बावजूद जो एनालिटिकल थ्योरी है जो एनालिटिकल स्कूल है उसकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं लॉ और पॉलिटिकल साइंस में वो ये हैं कि they have laid emphasis on the clear definition and logical distinction.
तो लॉजिकल डिस्टिंक्शन और क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड की law की. In this way, analytical method has removed uncertain, ambiguous elements from the concept of law. It can no longer be confused with the law of nature or law of God, and as it was done before 19th century. कि इसने law of nature जो यूनिवर्सल लॉज हैं जो अल्लाह ताला के बनाए हुए लॉज हैं उससे डिस्टिंक्ट किया पॉजिटिव लॉ को कि पॉजिटिव लॉ जो स्टेट का लॉ है वो और है और जो गॉड का लॉ है या जो नेचर के लॉज हैं वो डिफरेंट है. सेकेंडली दिस स्कूल हैज गिवन अस ज्यूरिस्टिक एंड लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी. इसी स्कूल से जो एनालिटिकल स्कूल है यहीं से हमें जो लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है वो मिलती है. लास्टली as analytical theory has been closely associated with utilitarian theory, it has upheld the principle of greatest गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इन लेजिस्लेशन कि जो मेजोरिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं जो उनकी गुड है उसके लिए अब मतलब ये बात करती है और ये वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि एप्लीकेबल है ज़िंदगी में जो कि बिल्कुल वो नहीं है कि थेरी में कुछ है तो प्रैक्टिस में कुछ है. So thus the school has advocated the law must be made by the state in interest of general welfare. The school derives its political philosophy from Gordon, Hobbes and Bentham. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल स्कूल. इनका नाम से पता चल रहा है कि हिस्ट्री पे बिलीव कर रहे हैं. इट propounds that historical theory of law. It rejects the contention that the command of sovereign or coercive force of state are necessary characteristics of law. जो दो चीजें एनालिटिकल थ्योरी में थी उन दोनों को ही रिजेक्ट कर रहे हैं. Instead of being a deliberate enactment by the sovereign, it believes that law is a result of long historical growth in society. कि वक्त के साथ साथ लोगों ने खुद ही मतलब अरसे दराज से वो उसको करते चले आ रहे थे अबाइड तो उसी के नतीजे में लॉ बने हैं बिकॉज इट इवॉल्व फ्रॉम सोशल कस्टम्स कन्वेंशन रिलीजियस परसेप्ट प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक नीड्स एंड रिलेशंस ऑफ पीपल की जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हुई है तो लोगों ने जो एक जिंदगी गुजारी है वो उससे खुद ब खुद बनते चले आए हैं. हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड है इनके नजदीक लॉ का. इन अदर वर्ड्स दिस स्कूल लुक्स बिहाइंड द सॉवरेन इनटू द हिस्ट्री कि इनके नजदीक सॉवरेन जो है वो हिस्ट्री है लोगों की उनकी सोसाइटी की इन ऑर्डर टू डिस्कवर द रियल सोर्स ऑफ लॉ. ठीक है. इट रिगार्ड्स लेजिस्लेशन एज फॉर्मल सोर्स and the customs traditions and the popular concept as a material source of law कि जो वो source of law है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है वो लेजिस्लेशन है कि लोगों ने मिलकर मतलब अबाइड किया लॉ के साथ और उस लॉ की जो मटेरियल सोर्स है वो इन फॉर्म्स ऑफ कस्टम ट्रेडिशन और पॉपुलर कंसेंट के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया वो मटेरियल सोर्स प्रोवाइड करती है इस लॉ के लिए इनके लिए जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं. इट स्टडीज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ लॉ. इट यूज लॉ एज द प्रोजेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ पास्ट की जो पीछे जिंदगी गुजार चुके हैं लोग उसका प्रोडक्ट है ये उसका नतीजा है. Law is not made by sovereign, but it is suggested to him, as Woodrow Wilson says. Woodrow Wilson, again, US president है और उनका ये कहना है कि law is not made by sovereign, but it is suggested to him. कि sovereign को बताया जाता है कि अगर ऐसे कर लिया जाए तो ये सबके लिए बेहतर है. By circumstances and opinion of nation from whom it had been made. ठीक है. The state does not create law. State बनाती नहीं है. It merely formulates and enforces them. उनका ये कहना है कि state बना नहीं रही होती खुद से laws बल्कि वो सिर्फ उनको फॉर्मुलेट कर रही होती है उनको एक जो जिसे कहते हैं ना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है कि सबके लिए वो इन राइटिंग आ जाए. Okay, the chief exponents of the historical theory were Savigny in Germany, Maine, Maitland, Pollock in England. This school has one defect इनका एक जो drawback है वो it conservative attitude and look too much into past and the exercises of legal theory but not on legal philosophy. कि उसके फलसफे को नहीं समझते ये बल्कि उसकी सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर emphasize करते हैं. It has one merit. It shows the law has its roots deep in history and will of people without which it will not be really obeyed no matter how powerful the law making authority may be. कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो उसको इन्फोर्स करा रहे हैं या कितनी पावरफुल लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे. इट शोज दैट लॉ इज द फर्स्ट अ कस्टम एंड देन अ कोड. देन इट करेक्टेड द नैरो फॉर्मल रिजिड व्यू ऑफ एनालिटिकल स्कूल की. यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने जो रिजिड व्यू था एनालिटिकल स्कूल का उसको
मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया। अब नेक्स्ट जो है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सो इट इज अगेन सोसाइटी से निकल रहा है, सोशियोलॉजी से निकल रहा है। इट इज मॉडर्न स्कूल ऑफ jurisprudence and influenced by modern psychology and sociology, but the jurists of the school do not hold a common principle or view। मतलब यहाँ पे divergent views आते हैं, different views आते हैं। The chief exponents of school are Dacquet, Carab, Lasky, all of them fairly criticized the analytical theory of law, जो कि पहली वाली थी। Austin वाली find the source of law and sanction of law in society, needs and necessity। कि उनका ये कहना है कि ये नीड और नेसेसिटी का सोशल रिलेशनशिप होता है, सोशल नीड और नेसेसिटी का, जो जहाँ से सोर्स है, जहाँ से लॉ जो होता है वो डिराइव हो रहा होता है और जहाँ से वो सैंक्शन हो रहा होता है। According to Dockwit, uh, man lives in society in which alone his needs and interests can be realized। कि उसकी सोसाइटी से उसके जो नीड्स और इंटरेस्ट हो रहे होते हैं वो रियलाइज हो जाते हैं। सोसाइटी हैज यूनिटी एंड solidarity based on their social rules by which alone social needs and interests can be realized। कि जो सोसाइटी का एक बेसिक एलिमेंट है यूनिटी और सॉलिडारिटी का, कि वो आपस में मुत्तहिद होते हैं और वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। वहां से वो जो है वो बेस बेस प्रोवाइड कर रहा होता है सोशल रूल्स और लॉ की। और वही सोशल रूल्स और नीड्स, जो नीड्स होते हैं उनको रियलाइज करते हैं, उनको समझ रहे होते हैं, उनको किसी फॉर्म में लेकर आते हैं। Every individual observes these social rules because both self-interest and experience will tell him that only by doing so he can satisfy his needs and interests and live happily। कि हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस जो उसकी सोसाइटी के साथ होता है और उसके अपने जो मफादात होते हैं वो उनको सामने रख के लिए देखता है। वो कहता है कि अगर मैं इन रूल्स को जो मेरी सोसाइटी में बनाए हैं इनको ओबे करूंगा तो उसमें मेरा अपना ही फायदा है, और मतलब सब किसी को मेरे ऊपर एतराज नहीं होगा। तो इसलिए वो फिर खुशी खुशी उनको ऑब्जर्व करते हैं और वो आइंदा जिंदगी भी अपनी सुकून से गुजारते हैं। Second, है the knowledge and awareness of social needs and rules as the real source of sanction of law। के जो उसकी अवेयरनेस होती है कि उसकी सोशल नीड्स क्या हैं और उसके सोशल रूल्स क्या हैं, वहीं से जो है वो लॉ की सैंक्शन आती है कि वो किसी हद तक खुद ही ओबे कर रहा होता है। द स्टेट डज नॉट क्रिएट देम, उसके उसके लिए स्टेट नहीं बना रही होती, बट वो सिर्फ फॉर्मुलेट कर रही होती है, so that social solidarity may be represented and preserved and the social purpose of individuals may be realized। कि जो लोगों के ज़ाती मफादात हैं, जो उनके ज़रूरियात हैं, उनका भी स्टेट ख्याल रखती है, और जो एक सोसाइटी की यूनिटी होती है वो भी इंटैक्ट रहती है। द सोशल रूल्स और द लॉज, इनके लिए जो जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं वही लॉज हैं। दे कम फ्रॉम सोसाइटी एंड नॉट फ्रॉम द स्टेट। The sanction of law is not the force of state but the psychological awareness of individual, and his obedience to law will meet with the social approval and his disobedience with the disapproval of society। कि यहाँ पे कोई फोर्स सोसाइटी, कोई स्टेट उसे उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रही होती कि आपने इस लॉ को मानना है, बल्कि वो खुद इस बात को समझ रहा होता है। साइकोलॉजिकल एक बिहेवियर होता है उसका कि अगर वो इन कस्टम्स के साथ करेगा तो सब उससे खुश रहेंगे और उसके लिए भी आसानियां होंगी, और अगर वो नहीं ओबे करेगा, डिसोबे करेगा, तो उस फॉर्म में उसे बिला वजह की ऑपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी और डिसअप्रूवल बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि चलो मैं मान ही लेता हूँ। Laws, as that were defined as, are the fundamentals in the fundamentals is the rule of conduct which normal men know they must observe in order to preserve and promote the benefits derived from life and society। के अगर इंडिविजुअल को ये पता है कि उसने अपनी जिंदगी से और अपनी सोसाइटी से कोई बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करना, तो उसके लिए जरूर वो समझता है कि उसके लिए जरूरी है कि वो इन लॉज को ओबे कर ले। दे आर नेसेसरी रिलेशन ऑफ सोशल लिविंग, कि अगर आपने एक सोसाइटी का पार्ट बनना तो आपको उनको ओबे करने पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कैरन, another social jurist, the source and sanction of law lie in man's sense of right, in his value of judgment, what is right and what is wrong, just and unjust। कोई भी इंसान की जो अपने उसके सामने सही गलत और क्या अ, इंसाफ है और क्या जो है वो नाइंसाफी है, ये जो उसके अंदर से एक चीज होती है ना, वो लॉ होता है। He defined laws as the expression of one of many of judgment of values which we human beings make by virtue of our disposition and nature। We obey law not because we are afraid of punishment or power of state, but because it is just and good। क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि यही सही है और यही सबके लिए अच्छा है, तो हम मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारी जो अपनी सेंसेस होती हैं वो हमें बता रही होती हैं क्या सही है और क्या गलत है। Law is above state according to him। He upholds के sovereignty of law and he
holds the sovereignty of law and rejects the sovereignty of state. उसका ये कहना है कि लॉ itself जो है वो sovereign होता है, कि लॉ ही इतनी सुप्रीम चीज है कि लोग उसको मान लेते हैं अपनी सेंस ऑफ गुड एंड बैड से। अकॉर्डिंग टू लॉ की द सोर्स ऑफ लॉ इज इन कंसेंटिंग माइंड ऑफ इंडिविजुअल, कि जो लॉ है, लॉ की सोर्स है जहाँ से वो डिराइव हो रहा है वो यही है कि इंडिविजुअल माइंड जो है वो उसकी कंसेंट दे रहा होता है, उसकी इजाजत दे रहा होता है। वी ओबे इट बिकॉज इट enables us to satisfy our desire and not because of the policeman के किसी स्टेट के खौफ से या किसी के डर से हम नहीं लॉ को मान रहे होते हैं, हम खुद से मान रहे होते हैं। तो कंक्लूजन में यही है कि ये तीन थेरीज हैं और इनमें से कोई भी जो है वो कम्प्लीटली सही भी नहीं है और कम्प्लीटली गलत भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मे डिस्क्राइब द नेगेटिव फीचर्स ऑफ लॉ। आखिर में हम आगे ये कह रहे हैं कि लॉ में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉ स्टैटिक नहीं होना चाहिए, अनप्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेयर फोर्स, कि ज़बरदस्ती सिर्फ उसको इम्पोज ना किया जा रहा हो लोगों पे। लॉ नॉट एंटायरली इज द कमांड ऑफ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर एज एन एनालिटिकल ज्यूरिस्डिक्शन, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक बंदे ने हुक्म दे दिया और बाकी सबके लिए जरूरी है वो उसे माने। तो पॉजिटिव फीचर्स ऑफ लॉ आर लॉ मस्ट बी प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वक्त के साथ साथ लोगों की जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। इट हैज़ this quality when it adjusts itself with the social, moral, religious and economic changes and development on our society, कि अगर ये सारे एलिमेंट्स के साथ साथ वो इवॉल्व करता है और लोगों की ज़रूरतों को समझता है तो वो लॉ जो है वो बेहतरीन है। All jurists agree that the law is an instrument of human welfare, but the sociological jurists have laid particular stress on it, कि सबका ये मानना है कि इंसान की फलाह के लिए ही बनाया जाता है लॉ, लेकिन जो सोशल जरिस्ट है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो लॉ मस्ट नॉट बी मेयर ऑर्डर ऑफ स्टेट, इट मस्ट embody the social need interest and purpose, it must have consenting विल ऑफ इंडिविजुअल्स, के लोगों की अपनी जो जरूरियात हैं, उनकी इंटरेस्ट हैं, उनके पर्पसेस हैं, उनका भी जहन में नशीन होना चाहिए जो लॉ बनाना है उसको, और लोग खुद से उसको जो है वो अडॉप्ट करना चाहें। द रूट ऑफ ओबीडियंस इज नॉट कोएर्शन बट द विल ऑफ टू ओबे, आप जबरदस्ती नहीं किसी को मजबूर कर सकते कि वो आपकी बात माने जब तक वो खुद ना मानना चाहे। लास्टली लॉ इज यूनिवर्सल रूल, के वो सबके लिए है, इट मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल सिटीजन इक्वली, एक्सेप्शन वुड किल इट, कि अगर किसी एक को भी आप एक्सेप्शन दे देंगे तो वो जो लॉ है उसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज पीपल रेडिली डिसोबे अ लॉ इफ दे सी के इट इज नॉट एनफोर्स, कि अगर आप किसी एक को भी छूट दे देंगे ना तो सब कहेंगे यार उसको छूट मिल गई है तो मुझे भी मिल जाएगी, तो लोग उसे ओबे ही नहीं करेंगे। लास्टली लॉ मस्ट बी सैंक्शन बाय फोर्स बिहाइंड इट, कोई ना कोई थोड़ी बहुत फोर्स भी होनी चाहिए, but this force must not be must be physical and moral. The state must rely on the moral force then on the physical compulsion to enforce the law, कि आपको अपनी सोसाइटी के मोरल इतना मोरली इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन बनी होनी चाहिए कि आपको फोर्स की तरफ जाना ही ना पड़े, लोग खुद ही जो है वो उस लॉ को मान लें। आई होप इट वॉज एन ईजी टॉपिक, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।